बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है मनी और फंक्शन ऑफ मनी। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसमें वो है मनी और मनी के फंक्शन क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मनी क्या है। मनी, सबसे पहले हम मनी की दो डेफिनेशन करेंगे। पहली डेफिनेशन ये है, मनी इज़ व्हाट मनी डज, यानी कि मनी क्या है? हर वो चीज़ जो ज़र के फ़राइज़ सर अंजाम दे मनी कहलाती है। ठीक है, मनी क्या है? हर वो चीज़ जो मनी के फ़राइज़ सर अंजाम दे मनी कहलाती है। सेकंड इसकी आती है, वो है मनी इज़ एनीथिंग दैट आर जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। कि मनी वो हर चीज़ हो सकती है। मनी को सिर्फ रुपीज़ में नहीं कहते, हर वो चीज़ हो सकती है जो जनरली एक्सेप्टेबल हो, कि हर कोई एक्सेप्ट कर सके, मान लें, और एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ हो। मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसका एक फंक्शन है, मैं नेक्स्ट बताऊंगी मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। और एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू भी इसका एक फंक्शन है, ये भी बाद में नेक्स्ट बताऊंगी आपको। ठीक है, मनी हर वो चीज़ होती है जो जनरल एक्सेप्टेबल हो और मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू के तौर पर यूज़ हो। ठीक है, मनी की फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? हर वो चीज़ जो मनी के फ़राइज़ सर अंजाम दे उसे क्या कहते हैं हम? मनी कहलाती है। सेकंड ये है कि हर वो चीज़ जो जनरली एक्सेप्टेबल हो, कि हर कोई एक्सेप्ट कर ले, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि चीज़ों की लेन देन में यूज़ हो, कि आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं तो आप पैसे दें, मनी दें और उससे कोई चीज़ ले लें। और स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू हो, उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो, कि वैल्यू एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। 10 जैसा कि 10 रुपीज़ का जो नोट है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़, यानी कि हर एक की उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हो। ऐसा तो नहीं हो सकता 50 का नोट है आप उसको 10 रुपीज़ का कह सकते, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने एक स्टैंडर्ड वैल्यू बनाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम फंक्शन ऑफ मनी। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहले है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये होता है कि आपने पैसे देने हैं और कोई चीज़ ले लेनी है। ठीक है, ये सबसे अहम और सबसे पहला इसका फंक्शन है, और जो आज का सबसे ज़्यादा मनी को यूज़ होता है एज अ मनी। लोग क्यों मनी को यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं? चीज़ें वगैरह ख़रीदने के लिए, परचेज़ करने के लिए, सेल आउट करने के लिए। ठीक है, तो मनी का सबसे पहला फंक्शन क्या है कि आपने किसी को पैसे देने हैं तो चीज़ें ले लेनी है, या पैसे देने हैं चीज़ें ले लेनी है। ठीक है, अंडरस्टैंड। मीडियम एक्सचेंज क्या होती है? चीज़ों की लेन देन। आजकल के दौर में ना दुनिया भर की एशिया खिदमात की मदद से हम ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। मैंने पिछले अपने लेक्चर में बताया था बार्टर सिस्टम के डिफ़िकल्टी, उसमें यही था कि आप आसानी से के साथ एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ नहीं ले सकते, क्योंकि उनके वैल्यू में डिफरेंस होता है। ऐसे बहुत से डिफरेंस होते हैं, इसलिए ना इन्होंने मनी ने क्या मुश्किल हल कर दी। आप आसानी से कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं, मनी दें और चीज़ ले लें, बहुत आसानी से आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू क्या है? मनी इज़ द यूज एज ए स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू द गुड्स एंड सर्विसेज प्राइस एंड वैल्यू इज टर्म ऑफ मनी, यानी कि मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू यूज़ होती है। हर गुड्स एंड सर्विसेज की कोई ना कोई प्राइस और वैल्यू होती है। किस टर्म में? मनी की टर्म में वैल्यू और प्राइस होती है। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ व्हीट इज़ ₹100 पर किलोग्राम। ठीक है, पर केजी। हमने क्या एग्जाम्पल दिया है कि 1 किलो गंदम की कीमत 100 रुपये है, तो उसकी वैल्यू कितनी हुई? स्टैंडर्ड वैल्यू 100 रुपीज़। ठीक है, 1 केजी की। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है कि आप आसानी के साथ किसी भी चीज़ की वैल्यू बता सकते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू है, इसकी इतनी प्राइस है। किसकी बदौलत? मनी की बदौलत। क्योंकि आप बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि 1 किलो गंदम 1 केजी
वीट की कीमत 100 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड फंक्शन पे, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू तो आप हर एक को पता होगा, स्टोर का मतलब क्या होता है, जरखीज़ा करना। आप आसानी के साथ कोई भी अगर मनी आपके पास है तो आप आसानी के साथ उसे स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ लेनी है, पहले क्या होता था, चीज़ों के बदले चीज़ें लेते थे बार्टर सिस्टम में। दैन क्या होता था, अगर उन्हें इस वक्त ज़रूरत नहीं है तो वो क्या करें, अपने पास चीज़ें नहीं रख सकते कि अब मुझे इतने मंथ के बाद चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो तब मैं यूज़ कर लूँगी जी चीज़ें किसी को दूंगा और उससे चीज़ें ले लूँगा। दैन क्या होता था, चीज़ें वो गल सड़ जाती थी। लेकिन मनी की वजह से ये मुश्किल हल हो गया, क्योंकि हम जो भी चीज़ें लेनी है चाहते हैं आप ले सकते हैं किसी भी वक्त, क्योंकि आप अपने पास नोट्स कॉइन्स अपने पास स्टोर कर सकते हैं। उसमें कोई मुश्किल नहीं आती, ना वो गलते हैं, ना सड़ते हैं, ना ख़राब होते, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू मनी का फंक्शन क्या है, आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं, उसके गलने सड़ने का, ख़राब होने का कोई अंदेशा नहीं होता। स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस पेमेंट स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस पेमेंट ये होते हैं कि आइंदा अदायगियाँ, कि आपने जिसे फॉर एग्जांपल उधार, आप ज़र की बदौलत ना आसानी के साथ उधार लेन दे सकते हैं। अगर किसी से उधार लेना हो ना, आप आजकल के दौर में इंसान करोड़ों हज़ारों रुपये का क्या कहते हैं उधार ले दे सकता है, किसके बदौलत, रुपीज़ मनी की बदौलत। कोई भी शख्स ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने आपको उधार नहीं देना, क्या पता बाद में ये नोट बंद हो जाए, ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि नोट्स मनी ये प्राइमरी है, ये चलनी ही चलनी है, ठीक है। आप आइंदा अदायगियाँ आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि मनी को हर कोई एक्सेप्ट करता है, कोई भी नॉन एक्सेप्ट नहीं करता कि हमने ये नोट्स नहीं लेने, या फिर कोई भी वजह उसकी नहीं इफेक्ट करती है। देन आते हैं इसके सेकेंडरी फंक्शन पे, वह प्राइमरी फंक्शन थे जो लाजमी होते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी फंक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र के वर्ड से ही ज़ाहिर हो जाता है कि मुंतकिली करना, ठीक है। उन्होंने क्या, अगर हमारे पास ज़मीन मकान कोई भी चीज़ हो तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते आप वो क्या कहते हैं जगह को उठा के दूसरी जगह ले जाएं, ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन मनी की सूरत में हम क्या कर सकते हैं, आपके पास मनी है, आपने किसी से परचेज़ की वो चीज़, आपको नहीं, फॉर एग्जांपल आपके पास मकान है, आपको वो अच्छा नहीं लगता, या आप कहीं और डेवलप क्या कहते हैं सिटी में जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, वो आपके पास जो मकान है घर है आप उसका सेल आउट करेंगे और वो रुपीज़ मनी लेके कहीं और पे जहाँ पे आपका दिल करता है वहाँ पे आप अपना घर या मकान लेके जा सकते हैं, वहाँ पे आप बना सकते हैं। इस तरह मनी की बदौलत क्या हो गया, आप अपनी जगह को एक जगह से फ़रोख्त करके दूसरी जगह हासिल कर सकते हैं, और मनी की बदौलत एक जगह अपनी मर्ज़ी से दूसरी जगह अपनी मर्ज़ी से की शय मकान या कोई भी जायदाद खरीद लेते हैं। इस तरह जायदाद की मुंतकिली भी मनी की बदौलत आसान हो गई है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू क्या है, आप आसानी के साथ कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी की बदौलत। यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट होता है हिसाब की इकाई। हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्या कहते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को तनख्वाह वगैरह देनी है तो किस तरह मेयर करते हैं, मनी की बदौलत, कि आपकी 10,000 तनख्वाह है, आपकी 20,000 तनख्वाह है, ठीक है। जहाँ किसी के डेली देनी है उसकी वेज वगैरह किस मज़दूर को, तो आप बता सकते हैं आपकी 200 800 आपकी डेली वेज है, ठीक है। किसके बदौलत ये होता है, मनी के बदौलत, ठीक है। मनी क्या है, यूनिट ऑफ अकाउंट है कि आप कोई भी मेजर कर सकते हैं, हर चीज़ को मेजर कर सकते हैं कि मैंने इतने रुपीज़ देने हैं,
इसको इतने रुपीज़ लेने हैं, हमेरी इतनी तनख्वाह है, दूध इतने रुपए लीटर है, हर चीज़ बता सकते हैं, ठीक है, आसानी के साथ। तो हम मनी को कैसे यूज़ करते हैं? एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। इसके बाद आते हैं हम गवर्नमेंट पेमेंट। गवर्नमेंट पेमेंट कौन सी होती हैं? आप सबने पढ़ा होगा गवर्नमेंट पेमेंट कौन कौन सी होती हैं। गवर्नमेंट पेमेंट्स वो तमाम पेमेंट्स होती हैं जैसा कि टैक्सेस वगैरह, इनकम टैक्स, ड्यूटी टैक्स, सेल्स टैक्स, को तकरीबन सारे टैक्स ले लें। सारे टैक्स किस तरह हम कलेक्ट करते हैं? मनी की बदौलत। गवर्नमेंट क्या करती है? हर एक के पास जाती है, उससे मनी लेती है, यानी कि हर टैक्स जो भी होते हैं वो लेती है, देन वो टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है। जो भी होती है हुकूमत की तमाम अदायगियाँ वसूलियाँ वो मनी की बदौलत होती हैं। हुकूमत के जो तमाम टैक्सेस होते हैं ना, वो क्या कहते हैं? मनी की बदौलत होती हैं। वो हुकूमत क्या करती है? वो तमाम टैक्सेस को बैंक में जमा करवा देती है, और देन वो पेंशन, तनख्वाहें वगैरह वो तमाम की सूरत में होती हैं, वो भी मनी की सूरत में ही होती है। तो हुकूमत की तमाम पेमेंट्स किसकी बदौलत हो रही है? मनी की बदौलत, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट किस पे फोर्स करती है? आपने लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, मेन है। इकोनॉमिक्स फोर्स होती है डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है। अगर हमारी डिमांड एंड सप्लाई में इक्विलिब्रियम होगा, देन ही हमारी जो होगी मार्केट मैकेनिज्म होगा। और डिमांड और सप्लाई में इक्विलिब्रियम किसके अकॉर्डिंग किसकी वजह से होता है? प्राइस की वजह से। अगर हम प्राइस अच्छी सही हो, जो होता है ना कि जब प्राइस बढ़ती है तो हमारी सप्लाई भी बढ़ जाती है, क्या कहते हैं, प्राइस बढ़ती है तो हमारी डिमांड कम हो जाती है। तो ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे एक प्राइस पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाती है, तो वो हमारी क्या होगी? इक्विलिब्रियम होगी डिमांड एंड सप्लाई का। तो वहाँ पे हमारी क्या होगी? मार्केट मैकेनिज्म इक्विलिब्रियम होगा। तो मार्केट मैकेनिज्म इक्विलिब्रियम किसकी वजह से होगा? प्राइस की वजह। प्राइस किसकी वजह से होती है? मनी की वजह से, ठीक है। मैकेनिज्म का समय आ गया। इसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आप सब लोगों ने पढ़ा होता है। मॉनेटरी पॉलिसी होता है जो भी होता है रुपीज़, करेंसी, जहाँ पैसों के बारे में लेन देन को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी करती है, कोई भी पैसों के बारे में कोई भी पॉलिसी बनाती है, वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो नोट छापता है, तो नोट छापने में उसमें क्या है? क्या कहते हैं, मोनोपोली उसे है। तो सेंट्रल बैंक ही वो क्या कहते हैं, मनी को कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल बैंक मनी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी भी किसके की वजह से चलती है? मनी की वजह से, क्योंकि हमने सारे काम मनी की वजह से करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिजिकल पॉलिसी वो होता है जिसमें हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करते हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट जो भी टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, उन्हें कहाँ का यूज़ करती है, बस तमाम क्या होते हैं? मनी की सूरत में होते हैं। तो फिजिकल पॉलिसी में मनी का बहुत अहम किरदार है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कौन कौन सी होती है? इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती हैं लाइक इन्वेस्टमेंट, सेविंग, लोन, परचेजेस एंड सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। ये तमाम क्या होगी? हमारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होगी। तो हम ये तमाम एक्टिविटी किसके थ्रू कर रहे हैं? ओनली ऑन मनी के थ्रू, ठीक है। हमने अगर इन्वेस्टमेंट करने है कहीं पे, तो किस तरह करते हैं? हम मनी की सूरत में करते हैं। अगर हमने सेविंग करनी है, वो भी किस तरह करते हैं? मनी की सूरत में। अगर हमने कहीं से लोन लेना है, तो वो भी हम मनी की सूरत में करते हैं। अगर हमने कोई चीज़ परचेज करनी है, सेल करनी है, वो भी किस तरह करते हैं? मनी की सूरत में। तो हम कह सकते हैं तमाम एक्टिविटी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, व तमाम इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती हैं किसकी वजह से? मनी की वजह से होती हैं। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का नाम से जाहिर है कि गैर मुल्क की क्या कहता है, दूसरे मुल्क से कोई चीज़ें लेना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कहते हैं, ठीक है। अगर हमने कहीं से कोई भी चीज़ मंगवानी है या देनी है, तो लेन देन किस तरह करते हैं? हम मनी की सूरत में करते हैं, ठीक है।
और वो तमाम अगर हम क्या कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे देन ही हमारी कंट्री डेवलप करेगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड हम मनी की सूरत में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है मोस्ट लिक्विडिटी एसिड। मोस्ट लिक्विडिटी एसिड क्या नहीं होता है, आसानी के साथ कोई भी एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। कि अगर आपके पास कोई भी है पैसे वगैरह, कोई भी चीज़ है आपके पास, कंडीशन के मुताबिक ये था कि तेज़ी से और जल्दी से हम मनी को कबूल कर लेते हैं। अगर इसके मुकाबले में कोई और शय होती हम उसका इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास नकद मनी है तो हम उसकी मदद से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन इसके बरक्स अगर हमारे पास सोना चांदी बॉन्ड्स वगैरह हैं तो हम क्या करेंगे, उतनी जल्दी उसकी खरीदो फरोख्त नहीं होती, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कहते, कुछ प्रॉब्लम कुछ दिक्कत ज़रूर आ जाती हैं, ठीक है। ये थे मनी के फंक्शन। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।